इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हिमाचल प्रदेश जी के कई महारिवीजन चला हुआ है एलाइड से पहले वाला पार्ट 3 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिमाचल जी के इस महारिवीजन के 2 पार्ट हो चुके हैं। अभी हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच रिवर सेपरेट सिरमौर फ्रॉम जौनसार। तो बोलते हैं कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है। सिरमौर को जौनसार से अलग करने वाली नदी है टॉन्स नदी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर टॉन्स नदी की आप बात करते हैं तो टॉन्स जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है। यमुना हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदियों में से जो है वो एक नदी सबसे छोटी नदी है और इसका वैदिक नाम कालिंदी जो है वो आता है। यमुना हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खादर मांझी नामक स्थान पर और हिमाचल प्रदेश को ये ताजेवाला नामक स्थान पर छोड़ जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदी टॉन्स की तो टॉन्स जो है वो यमुना को कालसी नामक स्थान पर जो है ज्वाइन करती है। और इसके अलावा भी यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ जैसे कि टॉन्स के अलावा पब्बर हो गया, गिरी हो गया, जलाल हो गया, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जैसे टॉन्स हो गया तो टॉन्स की भी आगे चलकर कुछ सहायक नदियाँ हैं जो टॉन्स में मिलेंगी। फिर उसके बाद वो टॉन्स जो है वो यमुना में मिल जाएगी। पब्बर है, पब्बर जैसे कि पब्बर का ही एग्जाम्पल ले लो। पब्बर पहले टॉन्स में मिलती है फिर जो है वो टॉन्स यमुना में मिलती है। और पब्बर कहाँ से निकलती है ये भी एलाइड में पूछा गया है। तो चंद्रनाहन लेक जो कि शिमला में पड़ती है वहाँ से जो है ये निकलती है। वैसे ही पतसारी हो गया। पतसारी मैंने पहले भी बताया था कि पतसारी पब्बर में जाकर मिलती है। पब्बर में जाकर मिलती है और पतसारी निकलती कहाँ से तो खड़ा पत्थर रीजन जो शिमला में है वहाँ से ये निकलती है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखें। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑफशॉट ऑफ थरोच प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि थरोच प्रिंसली स्टेट की इनमें से शाखा कौन सी है, उपशाखा कौन सी है। अगर हम बात करते हैं रियासतों की तो मैंने पहले भी रियासतों के बारे में अलग अलग फैक्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको। तो इनमें से जो है वो ढाडी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ढाडी जो है वो थरोच की प्रशाखा जो था वो हुआ करती थी। हम दोनों ही रियासतों के बारे में जानेंगे। अगर ढाडी की अगर हम बात करते हैं तो ढाडी रियासत जो है वो थरोच की प्रशाखा हुआ करती थी। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बुशहर का कब्जा जो था वो हो गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। गोरखा आक्रमण के समय ढाडी जो है वो रावनगढ़ में मिला दी गई थी, ये भी पता होना चाहिए। 1896 की बात है कि रावनगढ़ और ढाडी को जो था वो जुब्बल रियासत की जागीर जो था वो बना दिया गया था। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो ढाडी जो है वो जुब्बल तहसील जो कि महासू जिला का एक भाग हुआ करती थी वहाँ पर जो था वो मिल गई थी। उसी तरह थरोच की बात करें तो थरोच रियासत जो है ना इसकी स्थापना जो है वो किशन सिंह के द्वारा की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि 1815 में जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो ठाकुर करम सिंह जो था वो यहाँ के शासक जो था वो हुआ करते थे। और 1843 में थरोच से अपना नियंत्रण जो था वो हटा लिया गया था वहाँ के जो शासन कर रहे ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1843 में थरोच से अपना नियंत्रण हटा लिया जाता है और रणजीत सिंह को गद्दी पर जो है वो बिठाया जाता है। इसी रियासत के अंतिम शासक कौन थे तो ठाकुर सूरत सिंह राणा, ये जो है वो इसके अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। और अब इतना काफ़ी है दोनों रियासतों के बारे में थरोच और ढाडी के बारे में जानने के लिए, परंतु ये जरूर ध्यान रखना कौन किसकी प्रशाखा थी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशो है लिंगानुपात है वो कितना है। देखो सेक्स रेशो की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल की सेक्स रेशो है 972 जो है वो है यहाँ पर बन दिया गया है, इसको 2 कीजिए। 972 जो है वो हिमाचल की सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो के बारे में हमने अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरह से पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से देखते हैं उन क्वेश्चंस को। आपको पता है हर क्वेश्चन से 5 फैक्ट हम जानते हैं तो यहाँ से भी 5 फैक्ट जानेंगे। देखो 2011 की जब जनगणना होती है तो 972 सेक्स रेशो हिमाचल की जो है वो देखी जाती है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो देखी जाती है, काउंट की जाती है, वो हमीरपुर में की जाती है। हमीरपुर में 1095 सेक्स रेशो जो है वो देखी जाती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ पर देखी जाती है तो किन्नौर में सबसे कम सेक्स रेशो 819 जो है वो देखी जाती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा फैक्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि 2011 का तो हो गया, 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी थी तो 2001 की जनगणना के अनुसार 968 जो था वो हिमाचल की सेक्स रेशो थी, ये ध्यान रखना है। 1991 में भी जो था जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी थी वो 973 जो था वो 976 जो था वो हुआ करती थी, वो आपने ध्यान रखना है 1991 में। और 1981 में अगर हम बात करें 1981 में सेक्स रेशो कितनी थी 1981 में सेक्स रेशो 973 थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग सेक्स रेशो हो गई। आपको डाटा याद होना चाहिए विद ईयर, और क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको डाटा याद होना चाहिए विद ईयर, और क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखिए क्या बोलते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की जो है वो इनमें से कौन सी है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो आती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो हमने तो ये भी बताया है कि कौन से ईयर में इसको एस्टेबलाइज किया गया था तो 1963 में इसको एस्टेबलाइज किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट आपने ये यहाँ से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाहौल स्पीति में ये स्थित है, इसको एस्टेबलाइज कब किया गया था तो इसको जो था 1992 में जो था वो एस्टेबलाइज किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश में है, उनको कब एस्टेबलाइज किया गया, ये कहाँ प्रसिद्ध है वो भी हम जानते हैं। जैसे कि एक नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, नारगू भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर पड़ती है, ये मंडी में जो है पड़ती है, 1962 में ही इसको एस्टेबलाइज किया गया था। बंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी मंडी में ही पड़ती है, 1962 ही जो है वो एस्टेबलाइजिंग डेट है इसकी भी, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में जो है वो पड़ती है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में पड़ती है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में पड़ती है, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में पड़ती है और खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में ही जो है वो पड़ती है। तो ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इन स्क्वायर किलोमीटर इन 2019-20। तो देखिए बोलते हैं 2019-20 में चंबा में जो रिजर्व्ड एरिया था, आरक्षित वन क्षेत्र था, वो कितना था आपको बताना है इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखो इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर बात की जाए तो चंबा में 374 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो फॉरेस्ट को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में जो है मार्क किया गया है। तो चंबा में अगर हम 2019-20 की बात करते हैं तो 374 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो रिजर्व्ड एरिया था। अगर हम बात करते हैं इसके बाद भी एक डाटा आ चुका है, वो 2022-23 का डाटा है। 2022-23 में चंबा में रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया कितना था, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि 374 ही जो था, 374 स्क्वायर किलोमीटर ही जो था वो चंबा में रिजर्व्ड एरिया था। अगर हम बात करते हैं कि पूरे हिमाचल में, अब हम 2022-23 की बात करेंगे क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है। 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंबा में रिजर्व पूरे हिमाचल में रिजर्व्ड एरिया कितना है, तो वो है 1883 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है, मैं फिर से फोकस करके कह रहा हूँ। तो हम स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया की ही बात कर रहे हैं, जो कि पूरे हिमाचल का 1883 स्क्वायर किलोमीटर है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में 374 है। अगर पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। 1050 यहाँ पर जो है स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो रिजर्व्ड एरिया है फॉरेस्ट का, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर उसके बाद चंबा ही आता है, 374 जो है वो चंबा का है। ये तो हो गया। अब फॉरेस्ट का डाटा लेकर आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए तो वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पूरे हिमाचल में जो है वो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये फॉरेस्टेड एरिया है, जो कि पूरे इस एरिया का जो है 27.74% जो है वो कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर फॉरेस्ट लैंड की हम बात करते हैं तो वो कितनी है, वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, वो भी आपने ध्यान रखनी है। और जो एचएस में क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं 2-3 बार पहले ही रिवाइज करवा चुका हूँ, एक बार फिर से करवा दूंगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में पूछा जाएगा। फॉरेस्ट है अगर हम बात करते हैं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, वो 3163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैले हुए हैं। उसके बाद जो है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो आते हैं। अगर हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 7100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैले हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट जो है वो 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैले हुए हैं। तो ये आपने इन फॉरेस्ट का जो है वो एरिया भी ध्यान रखना है, जो अलग अलग तरह से जो है वो फैला हुआ है। वेरी डेंस, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु अपॉइंटेड द चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर पार्ट सी स्टेट आफ्टर इट्स मर्जर इनटू इंडियन यूनियन इन अक्टूबर 1948। देखो अक्टूबर 1948 में ऐसे तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हो गया था। बिलासपुर हिमाचल में नहीं मिला था, अलग से था, पार्ट सी स्टेट था। बोलते हैं अक्टूबर 1948 में बिलासपुर भाग सी राज्य के जो भारतीय संघ में विलय होने के बाद उसका जो मुख्य आयुक्त था वो किसे बनाया गया था, मुख्य आयुक्त उसका बनाया गया था आनंद चंद को। ऑप्शन बी जो है उसे आंसर ध्यान होना चाहिए। आनंद चंद जो था वो बिलासपुर के अंतिम राजा जो था वो हुआ करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर की तो 1 जुलाई 1954 को ये जो था वो हिमाचल में जो था वो मिल गया था जाकर, और 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल का 5वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात यहाँ से कुछ बेसिक बिलासपुर के बारे में कर लेते हैं, बिलासपुर के बारे में हिस्ट्री इसकी रिवाइज जो है वो हो जाएगी। तो बिलासपुर शहर की जो स्थापना थी, या फिर पहले तो बिलासपुर को कहलूर कहते थे, तो कहलूर से ये बिलासपुर जो बना वो 1654 में बना। 1654 में दीपचंद राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। उससे पहले तो ये कहलूर हुआ करता था। कहलूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वीरचंद ने जो था वो कहलूर की स्थापना जो था वो की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ के जो राजा हुए जिनका कार्यकाल बहुत ही समृद्ध माना गया, गोल्डन पीरियड जिसको कहा गया, वो यहाँ के राजा हीराचंद जो था वो हुए। हीराचंद के कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह भी हुआ था जिसमें इन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी, ये भी नोट करें। अब राजा अनंत चंद की बात कर लेते हैं। देखो अनंत चंद बिलासपुर के लास्ट राजा हुआ करते थे और इन्होंने जो है वो उस टाइम जब हिमाचल का गठन हुआ था तो इन्होंने यही कहा था कि भाई मैं यहाँ पर नहीं मिलूंगा और मैं जो है वो अलग से रहना पसंद करूँगा। तो ये अलग से रहे थे। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर 5th नंबर का जिला फिर बनाया गया। और आनंद चंद फिर लोकसभा के लिए भी चुने गए, और लोकसभा में कौन सी पार्टी से ये चुने गए थे, तो इंडिपेंडेंट, निर्विरोध जो है, इंडिपेंडेंट थे, ऊपर से निर्विरोध भी थे, इनके अगेंस्ट कोई था भी नहीं। तो ये जो था 1957 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए भी चुने गए। बाद में चलकर 1964 में फिर से चुने गए, परंतु बिहार से जो था वो चुने गए थे, ये आपने ध्यान रखना है, बिहार से ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जैसे अभी जगत प्रकाश नड्डा जो कि बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो कहाँ से चुने गए हैं, वो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, वो भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर द पीपल ऑफ कुमारसेन एंड जुब्बल पेटिशंस टू द पॉलिटिकल एजेंट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ बेगार। बोला गया है कि किस वर्ष कुमारसेन और जुब्बल के लोगों के द्वारा बेगार प्रथा के विरुद्ध पॉलिटिकल एजेंट के पास याचिका दायर की गई। तो ये 1939 में की गई थी बेगार के खिलाफ याचिका दर्ज, ये आपने ध्यान रखना है। जुब्बल की बात करते हैं तो जुब्बल भी एक इंपॉर्टेंट रियासत है और इसकी स्थापना 1195 में की गई थी। 1195 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी और करमचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। करमचंद ने जो जुब्बल की राजधानी बनाई थी वो सोनपुर में बनाई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद इन्होंने पुराना जुब्बल में जो था वो इसको स्थानांतरित जो था वो कर दिया था। जुब्बल की जो राजधानी थी पुराना जुब्बल से भी बाद में चलकर इसको देवरा में शिफ्ट कर दिया गया। देवरा में इसको शिफ्ट कर दिया गया, वो किसके द्वारा किया गया था, देवरा में इसको शिफ्ट किया गया था राणा गौरचंद के द्वारा, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि
जुब्बल रियासत के शासक हुआ करते थे भगत चंद। भगत चंद को जो था वो राजा की उपाधि दी गई थी, तो कौन से ईयर में दी गई थी? 1918 में जो था वो उनको राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी, ये ध्यान रखना है आपने। जुब्बल रियासत के अंतिम शासक दिग्विजय चंद जो था वो हुआ करते थे और 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले में जो था वो इसको मिला दिया गया था, तो इतना यहाँ से ध्यान रखें। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी नेक्स्ट द्रंग एंड गुम्मा अराउंड 1554। तो द्रंग और गुम्मा की जो सॉल्ट की माइंस थी उनको जो था वो अनेक्स कर लिया गया था, परंतु यहाँ पर पूछा गया है मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुम्मा की साल्ट की माइंस को जो है वो कब्जे में लिया था, या फिर द्रंग और गुम्मा को जो था वो अपने कब्जे में लिया था। तो मंडी के राजा ये साहिब सेन जो था वो हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है, साहिब सेन के द्वारा जो था ये लिया गया था। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा और भी जो है मंडी के बारे में जानेंगे, परंतु पहले ये जान लीजिए कि साहिब सेन ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे और 1554 के आसपास की बात है, इन्होंने गुम्मा और द्रंग की नमक की खानों को अपने नियंत्रण में जो था वो ले लिया था, ये आपने ध्यान रखना। अब यहाँ से हम ध्यान रखते हैं जो मंडी शहर की स्थापना की गई। मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी? 1527 में राजा अजबर सेन ने इसकी स्थापना जो था वो की थी, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है मंडी अजबर सेन ने जो था मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपने ध्यान रखना है कि मंडी रियासत जो है ना एग्जैक्टली वो सुकेत की एक शाखा हुआ करती थी, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो राजा बाहू सेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुकेत की स्थापना राजा वीर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। मंडी के एक राजा हुए जिनके कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह भी जो था वो मंडी आए थे, वो राजा सिद्ध सेन जो था वो हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। सिद्ध सेन कौन से राजा थे? सिद्ध सेन वही राजा थे जिनके द्वारा जो था वो बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या जो था वो धोखे से कर दी गई थी, दमदमा महल के भीतर जो था वो इनकी हत्या जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अब मंडी के एक ऐसे राजा भी हुए जिनको संसार चंद जो कि कांगड़ा का राजा हुआ करता था, उसने 12 वर्षों तक जो था वो नदौन में बंदी बनाकर रखा था। वो मंडी के राजा ईश्वरी सेन थे, और ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक मंडी में बंदी बनाकर तो रखा गया, परंतु आज़ाद कैसे हुए? जब गोरखाओं के द्वारा आक्रमण किया गया तब ये वहाँ से आज़ाद हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा रीजन। तो बोलते हैं कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी जो रियासत आती थी वो कौन सी आती थी? अगर हम कांगड़ा में रियासतों की बात करते हैं तो कांगड़ा में भी तो अलग अलग रियासतें हमें देखने को मिली। कांगड़ा में जो है वो कुटलहर हमें देखने को मिलती है। कुटलहर रियासत जो था वो थी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कुटलहर रियासत जो है वो ऊना जिले का हिस्सा थी और कांगड़ा से टूटकर जो था ये बनी थी। कुटलहर रियासत जो है वो कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत जो था वो हुआ करती थी। कुटलहर रियासत की स्थापना जसपाल के द्वारा की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी राजधानी जो था वो कोट कहलूर में होती थी, ये शायद हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि कोट कहलूर किसकी राजधानी थी, तो ये जसपाल की राजधानी जो था वो हुआ करती थी। जसपाल जो था वो कुटलहर के जो था वो संस्थापक थे। कुटलहर जो रियासत थी ना, इसके ऊपर इसकी प्रांत की चौकी पर जो था वो 1758 में जो था वो कमंड चंद का कब्जा हो गया था। बाद में चलकर संसार चंद ने 1786 में कुटलहर को अपने कब्जे में ले लिया था, और बाद में चलकर गोरखाओं के द्वारा इसे भी आज़ाद करवाया गया था। ईश्वरी सेन को तो करवाया गया था, कुटलहर को भी गोरखाओं के द्वारा ही आज़ाद करवाया गया था। और 1809 में सिखों के अधीन जो था ये रियासत आ गई थी। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से ईयर में ये सिखों के अधीन आई थी, तो 1809 में ये सिखों के अधीन जो था वो आ गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और अब आपने अभी इतने फैक्ट यहाँ से जान लिए तो एनएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल के किस जिले की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जनसंख्या घनत्व था, वो सबसे ज़्यादा था। वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं आमतौर पर कि हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, मैं बेसिक से ही रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पर डेंसिटी हिमाचल की 123 थी। 123 के बाद हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमीरपुर की थी। हमीरपुर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी थी 407, परंतु हमीरपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, जब हमीरपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमीरपुर के बाद डेंसिटी सबसे हाईएस्ट किसकी थी? वो थी ऊना की। ऊना की कितनी थी? 338 जो था वो ऊना की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऊना के बाद भी किसकी थी? 338 के बाद हिमाचल की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसी जिले की थी, वो था बिलासपुर जिला, उसकी थी 327। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 327 जो था वो बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ करती थी, ये आपने ध्यान रखना। शिमला ऑप्शन में दिया गया। शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 159 हुआ करती थी, ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा यहाँ पर दिया गया है। कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हुआ करती थी? 263 जो था वो कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ करती थी। लाहौल स्पीति यहाँ पर दिया गया है, तो लाहौल स्पीति की तो सबसे ही कम 2 जो था वो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो हुआ करती थी, ये आपने ध्यान रखना। पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चल गया। हिमाचल की कितनी थी? 123 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 से पहले 2001 में भी जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की 109 जो था वो हुआ करती थी पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ से ये 5, 6, 7 जितने भी फैक्ट बने उन सभी को ध्यान रखना। पॉपुलेशन डेंसिटी का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया 2011 की जनगणना के अनुसार। हाईएस्ट पहले पे, हाईएस्ट दूसरे पे, हाईएस्ट तीसरे पे, वो सारे आपको पता चले। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। व्हेन वाज हिमाचल बिकेम द यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश इसको कब बनाया गया था? हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में, और 1956 में तो बनाया गया था, परंतु कब एग्जैक्टली कब बनाया गया था? यहाँ पर तो सारे ऑप्शन में 1956 दिया गया है, तो ये बनाया गया था जी 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ना, अगर आपने, मैं टेस्ट सीरीज के साथ इसको लिंक करूँगा, टेस्ट सीरीज नंबर 10 अगर आपने अभी प्रैक्टिस की है, जो कि मैंने 15 अगस्त को अपलोड की थी, उसमें आपने देखना लैंड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में कि एक क्वेश्चन है वहाँ पर कि 1956 में जो है वो क्या होता है,
है ना, इसके तहत कुछ एक स्टेट्स और कुछ एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाती हैं। तो कितने स्टेट्स बनाए गए थे और कितने यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, कितने स्टेट से कितनी यूटी थी? तो स्टेट थे टोटल 14 और यूनियन टेरिटरी थी टोटल 6। और ये जो 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी जो कि 1 नवंबर 1956 को बनी थी, इसमें से अपना हिमाचल भी जो था वो एक हुआ करता था। हिमाचल एक हुआ करता था। हिमाचल के अलावा 5 और थे, जैसे कि दिल्ली एक था, इसमें मणिपुर एक था, त्रिपुरा एक था, अंडमान निकोबार एक था और लक्षद्वीप और मिनी के जो अमिनिदी एक आइलैंड है वो अलग से हुआ करता था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 6 जो था वो टोटल यूनियन टेरिटरी जो था वो बनाई गई थी और स्टेट बनाए गए थे 14। तो ये भी हमने क्वेश्चन वहाँ पर प्रैक्टिस किया है। ठीक है जी, वहाँ से ये लिंक हो गया क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एनफ टाइम है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एलाइड सर्विसेज की। अगर ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए एग्जाम में। 200 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 200 क्वेश्चन को इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये भी पता चल जाए नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से डील करना है और ये भी पता चल जाए कि क्या कमियाँ आपकी हैं। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राजा जगत चंद रिटायर्ड टू वृंदावन बाय एब्डिकेटिंग थ्रोन इन फेवर ऑफ ग्रैंडसन नेम। तो राजा जगत चंद ये कौन से कहाँ के राजा थे? राजा जगत चंद जो था वो राजा हुआ करते थे बिलासपुर के। इनके द्वारा जो था वो अपना राजपाट जो था वो सिंहासन एक तरह से कहिए त्याग दिया गया था और सिंहासन त्याग कर ये वृंदावन चले गए थे। वृंदावन चले गए तो अपने ग्रैंडसन के लिए गए थे। ये वृंदा की ग्रैंडसन राजा बन जाए तो ग्रैंडसन कौन हुआ करता था? ये हुआ करता था राजा हीराचंद। राजा हीराचंद ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो बिलासपुर का राजा बनता है खड़गचंद। खड़गचंद का कार्यकाल जो है वो काफ़ी डार्केस्ट पीरियड जो है बिलासपुर की हिस्ट्री में माना जाता है। खड़गचंद को हटा दिया गया गद्दी से और उसके बाद उसके चाचा जगत सिंह को जो था वो गद्दी पर बिठाया गया था। जगत सिंह जो है वो बिलासपुर का राजा बनता है और जगत सिंह का कार्यकाल ठीक ठीक रहा। उन्होंने बाद में चलकर अपना राजपाट जो था वो त्याग दिया और अपने पोते जो कि हीराचंद थे उनको जो था वो यहाँ पर गद्दी पर बिठा दिया। और हीराचंद वही थे जिनकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि जिनका पीरियड गोल्डन पीरियड कहा गया बिलासपुर में। 1857 का विद्रोह जिनके कार्यकाल के दौरान होता है, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो यहाँ पर की थी। और साथ में ही 1874 में जगतखाना टैंक और स्वारघाट टैंक का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बिलासपुर में सबसे पहले जो था वो भू राजस्व सुधार जो था वो किए गए थे, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा का सारा जो है वो हीराचंद के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया। हीराचंद के बाद कौन राजा बनता है? तो हीराचंद के बाद जो है बिलासपुर की गद्दी पर अमरचंद जो है वो बैठता है। कहा जाता है कि हीराचंद जो हुआ करता था ना, हीराचंद जो था वो 1882 में जो था वो कहीं से आ रहा था वाइसराय के साथ मिलकर और नमहोल जो बिलासपुर में पड़ता है वहाँ पर इसका स्वर्गवास जो था वो हो गया था। और उसके बाद अमरचंद को जो था वो राजा बनाया गया था। अमरचंद को राजा बनवाया गया था और अमरचंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो झुग्गा आंदोलन हुआ था। झुग्गा आंदोलन हुआ था तो झुग्गा आंदोलन कौन से ईयर में हुआ था वो आप कमेंट करके जो था वो बताएंगे। अमरचंद के कार्यकाल के दौरान ये झुग्गा आंदोलन जो था वो बिलासपुर में हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। अमरचंद के कार्यकाल के दौरान जो बिलासपुर रियासत का जो लेखा जोखा था वो देवनागरी लिपि में रखने का कामकाज जो था वो किया गया। और अमरचंद ने 1885 में रियासत के जो अभिलेख थे उनको देवनागरी लिपि में रखने का और कामकाज को देवनागरी लिपि में करने का आदेश जो था वो दिया था। तो ये भी ध्यान रखना आपने, अमरचंद ने ये कार्य भी किया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच एरिया ऑफ शिमला इज ऑक्युपाइड बाय हाउ मच एरिया ऑफ स्टेट इज ऑक्युपाइड बाय शिमला डिस्ट्रिक्ट। हाँ देखो, आपको एरिया के बारे में डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए हिमाचल का कि किस डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है। देखो एरिया की बात करें तो यहाँ पर बोलते हैं कि शिमला का कितना एरिया जो हिमाचल का कितना एरिया शिमला के द्वारा जो है वो ऑक्युपाई किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए था कि शिमला का एरिया कितना है। शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये पूरे हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है? ये पूरे हिमाचल का 9.22% जो है वो कवर करता है। ये है यहाँ का एरिया। यहाँ पर 7592 भी दिया गया है। तो 7592 भी क्या कहीं का एरिया है? अगर है तो कहाँ का है? देखो 7592 कहीं का भी एरिया हिमाचल में नहीं है, परंतु हिमाचल के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जिनका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो एलाइड का पेपर कुछ साल पहले तो बहुत आसान आते थे, तो उस टाइम तो एरिया पूछ लिया जाता था कि लाहौल स्पीति का एरिया कितना है? 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे हिमाचल का ये 24.86% कवर करता है, ये पूछ लिया जाता था। सबसे कम एरिया हमीरपुर का है, कितना एरिया है वहाँ का? उसका एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। ये तो आसान क्वेश्चन थे, परंतु अभी मैच करने को एरिया ही पूछेंगे नहीं लाहौल स्पीति का, पूछेंगे नहीं हमीरपुर का, किसी और डिस्ट्रिक्ट का पूछ लेंगे। जैसे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके पास। तो लाहौल स्पीति के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है चंबा का। चंबा का एरिया है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है किन्नौर का, जो कि पूरे जिसका एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% जो है वो कवर करता है। उसके बाद जो है वो किसका नंबर आता है? तीसरे के बाद नंबर आता है चौथा नंबर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो चौथा नंबर जो है कांगड़ा का है 5739 एरिया कहाँ का है? वो है 5739 कांगड़ा का 10.31%, जो कि पूरे हिमाचल का कवर करता है। उसके बाद पाँचवा
4वां नंबर कुल्लू का आता है जो कि 5503 जो है वो एरिया है, और कुल्लू पूरे हिमाचल का 9.88% जो है वो कवर करता है। 5वें के बाद 6वां नंबर आता है शिमला का आपने जान लिया 5131 जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% जो है वो कवर करता है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिए, जो टॉपिक मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु ऑर्गेनाइज्ड एगिटेशन अगेंस्ट राजा ऑफ मंडी इन 1909। तो बोलते हैं मंडी के राजा के खिलाफ 1909 में जो था वो ये एक विद्रोह किया गया था, आंदोलन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था। अगर देखो मंडी की अगर हम बात करें तो 1909 में यहाँ के राजा के खिलाफ एक विद्रोह किया गया था, ये विद्रोह शोभाराम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1909 में ये विद्रोह शोभाराम के द्वारा किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए 1909 में क्या होता है, 1909 में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मंडी रियासत के जो राजा हुआ करते थे वो भवानी सेन हुआ करते थे, इनके वजीर जीवा पादानंद हुआ करते थे, अत्यंत भ्रष्टाचारी थे, दुष्ट प्रशासन जो था वो इनका हुआ करता था, लोगों को डराया धमकाया जाता था, व्यापारियों से जो अनाज का व्यापार करते थे उनके ऊपर उन्होंने जो है सारा का सारा नियंत्रण जो है वो कर लिया था, किसानों को जो भी है डराया धमकाने लगा, मतलब काफ़ी शोषण जो था वो लोगों का हो रहा था। इस शोषण को देखते हुए मंडी के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था शोभाराम ने अपनी कमर कसी और इनके खिलाफ जो है वो विद्रोह करना चाहा, और ये गधियाणी गाँव के हुआ करते थे, मंडी के गधियाणी गाँव के, और इन्होंने जो है वो विद्रोह किया। फिर बाद में चलकर इस विद्रोह ने एक बड़ा रूप धारण किया, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि ये आंदोलन जो है वो दबाया भी गया, तो इतना पता चल गया। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि 1911 में जो मंडी के राजा हुआ करते थे भवानी सेन, उनके द्वारा दिल्ली दरबार में भी भाग लिया गया था। और देखो मंडी से जो था वो पंजाब सरकार का नियंत्रण हटा दिया गया था और ब्रिटिश सरकार के अधीन जो था उसको लाया गया था 1 नवंबर 1921 को। तो ब्रिटिश भारत का भाग के एक बन गई थी। मंडी के जो अंतिम शासक थे वो राजा जोगिंदर सेन जो था वो हुआ करते थे, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टेट इज ऑक्युपाइड बाय किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर फिर से डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछ लिया गया। अभी तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की, किन्नौर का एरिया कितना था, वो कितना परसेंट कवर करता है, अभी मैंने आपको बताया 11.50% जो है वो कवर करता है। अगर हम बात करते हैं कि किन्नौर का एरिया है कितना, एक बार फिर से बता देता हूँ अगर नहीं ध्यान से सुना है तो किन्नौर का एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया जो है वो आपने ध्यान रखना है। किन्नौर के बारे में हम जानते हैं किन्नौर की जो है वो डेंसिटी कितनी है, एज पर अगर हम बात करें यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो किन्नौर की डेंसिटी है 13 यहाँ की डेंसिटी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किन्नौर की सेक्स रेशो के बारे में कि किन्नौर की 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशो कितनी थी, देखो किन्नौर की सेक्स रेशो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो वो 819 जो था वो हुआ करती थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। 819 यहाँ की सेक्स रेशो जो था वो हुआ करती थी। इतना ध्यान रखिए आप, काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर। और अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नीचे बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर हमीरपुर वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने। 1971 को हिमाचल को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा भी जो है वो मिल जाता है। फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा तो उसको मिल जाता है, परंतु उस टाइम जो है वो अभी हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनकर सामने नहीं आया था। हमीरपुर 1972 में एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनकर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। हमीरपुर कब डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनता है, 1972 में ये हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। और हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 35 तहसीलें हुआ करती थी, 9 उप तहसीलें जो था वो हुआ करती थी। कांगड़ा जिले से तोड़कर जो है वो हमीरपुर बनाया गया था 1972 में, ये आपने ध्यान रखना है। और 12 जिले हिमाचल में जो था वो टोटल हो गए थे। जब कांगड़ा को तोड़ा गया तो हमीरपुर तो एक जिला बना ही बना, हमीरपुर के अलावा जो था वो ऊना भी जिला बना था। और वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है शिमला महासू का पुनर्गठन किया जाता है और शिमला और सोलन जो है वो 2 जिले जो है वो बनाए जाते हैं। शिमला और सोलन जो है वो 2 जिले बनाए जाते हैं और ऊना और हमीरपुर भी जिले बनाए जाते हैं। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी हो जाती है, 12 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल में हो जाते हैं। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 35 तहसीलें हुआ करती थी, 9 उप तहसीलें जो था वो हुआ करती थी। जल्दी से बता दीजिए प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंड इन राइटिंग ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर। तो बोलते हैं त्रिगर्त जिसको कांगड़ा भी कहते हैं, उसका पहला जो हिस्टोरिकल मेंशन मिलता है देखने को वो किसकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है, तो हमें पता चलता है कि ये सबसे पहला मेंशन जो है वो देखने को मिलता है पाणिनि की राइटिंग्स में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। परंतु हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो कांगड़ा है त्रिगर्त जिसको कहते थे उसका मेंशन हमें महाभारत पुराण रासरंगिनी और पाणिनि की अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधाजीवी संघ जो था वो कहा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। सब जगह इसका मेंशन मिला, महाभारत में भी, पुराणों में भी, रासरंगिनी में भी। और पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में त्रिगर्त को आयुधाजीवी संघ जो था वो कहा गया था, ये आपने नोट करना है। कांगड़ा का मतलब मैंने पहले भी बताया है, मतलब कान का गढ़। और ये वो क्षेत्र था जो 3 नदियों के बीच में फैला हुआ था। 3 नदियाँ थी, रावी, ब्यास और सतलुज, ये आपने ध्यान रखना है। और बाणगंगा हो गई, कुराली हो गई और न्यूगल हो गई, इनके संगम स्थल को जो है त्रिगर्त कहा जाता था। ये भी पता चल गया आपको कि इनके संगम स्थल को क्या कहा जाता था, त्रिगर्त इनके संगम स्थल को जो था वो कहा जाता था। ठीक है जी, इतना इंपॉर्टेंट आपने जान लिया।
अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइंस किन्नौर एंड घड़वाल। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा दर्रा किन्नौर और घड़वाल को आपस में जोड़ता है। देखो इनमें से ये जो चरंग दर्रा है, चरंग दर्रा आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये किन्नौर और घड़वाल को आपस में जोड़ता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो अलग अलग स्थानों को अलग अलग जगह से जोड़ते हैं, परंतु किन्नौर और घड़वाल को जोड़ने वाले दर्रों में एक चरंग दर्रा मुख्य रूप से जो है आ जाता है, एक कामिलाका दर्रा आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, रूपन घाटी दर्रा आ जाता है, लमखांगा दर्रा आ जाता है, यहाँ पर बोरसा दर्रा यहाँ पर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर शिंका दर्रा है एक, वो भी इनको कांगड़ा किन्नौर और घड़वाल को जो है वो आपस में जोड़ता है। यहाँ पर एनिमल पास दिया गया है, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। मकोड़ी जोत यहाँ पर दिया गया है, मकोड़ी जोत जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है या फिर ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है कि मकोड़ी कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, कांगड़ा में ये पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। मुलारी जोत की यहाँ पर बात की गई है, तो मुलारी जोत का भी आपने ध्यान रखना है कि मुलारी जोत जो है वो लाहौल में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है, लाहौल में ये स्थित है। ठीक है जी, तो इतना यहाँ से आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखिए जी क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज आर्किटेक्ट स्टाइल ऑफ भूतनाथ टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन मंडी। तो भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है, इसकी जो शैली है कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि